नमस्कार, भव्य भारत न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज का दिन उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही खुशनुमा रहा है। स्टेडियम खचाखच भरा है और स्टेडियम में प्लेयर्स की जगह वहाँ पे राजनीतिक प्लेयर पहुँच गए और आज जो खेल देखने को मिला ये वाकई तारीफ की बात है। योगी की राज्याभिषेक हो गई है, राज तिलक हो गई है और उनके साथ दो मुख्यमंत्री भी बनाए गए हैं। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ आपके जाने माने चिर परिचित हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पीके सिंघल जी। नमस्कार। डॉक्टर पीके सिंघल, हम आपसे जानना चाहेंगे कि योगी जी का राज्य तिलक हो गया, राज्याभिषेक हो गया है और बहुत ही एक उत्साह का माहौल रहा है। योगी जी ने सारे मिथक आज तोड़ दिए, सारे कार्यकर्ताओं को बुला लिया, खरमास में शपथ ग्रहण कर लिया। नोएडा और यूपी के और कई जगह जाने के बाद भी उन्होंने एक तरह से मिथक साबित कर दिया। तो आज के इस समारोह को किस तरह से आप ले रहे हैं? देखिए, बहुत ही ये एक पूरे उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारतवर्ष के लिए एक बहुत ही ये शुभ समाचार है कि योगी आदित्यनाथ जी ने दोबारा वो चीफ मिनिस्टर बने यूपी के। देखिए, मैं कुछ चीज़ें उनकी बताता हूँ और उससे मुझे लगता है कि यूपी ना इन 5 सालों में बहुत विकास करेगा। नंबर 1, देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो योगी जी एक बहुत ही कुशल प्रशासक हैं, बहुत ही बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटर है। आप देखिए, उनके 5 साल के कार्यकाल में लोग, उत्तर प्रदेश के लोग भय मुक्त हैं। कोई वहाँ पे मुस्लिम हिंदू दंगा नहीं हुआ। आपने देखा होगा सब जगह डिमॉन्स्ट्रेशन होते हैं, मुस्लिम लोग छोटी छोटी बात पे सब जगह जो है मारपीट डिमॉन्स्ट्रेटर करते हैं, लेकिन यूपी में कोई कुछ नहीं हुआ। इवन जो अगर आप किसी महिलाओं से भी बात करें, गांव-गांव की महिलाओं से, शहरों की महिलाओं से, वो बड़ा सुरक्षित महसूस करती हैं। नहीं तो पहले समाजवादी पार्टी के टाइम में तो वो शाम को 7 बजे के बाद निकलने में भी डर लगता था। अब मैं इसको एग्जाम्पल देता हूँ, ये वोटिंग से पहले की बात है। हमारे मित्र असरार खान हैं, वो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अभी सुल्तानपुर में चले गए हैं। मेरी उनसे चर्चा हो रही थी, भी तुम्हारे यहाँ क्या चल रहा है चुनाव में? तो बोले, भाई अरे डॉक्टर साहब, एक बड़ी अजीब सी बात हुई। मैंने क्या हुई कि अभी मेरे पास कुछ महिलाएं और पुरुष, मुस्लिम महिलाएं और पुरुष मेरे पास आए। तो मैंने उनसे पूछा, भाई बताओ भी इलेक्शन में क्या हाल चाल है, कैसे चल रहा है? तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि ये जो सरकार काम तो अच्छा कर रही है, देखिए हमें सुरक्षा भी है, हमको खाने के लिए भी मिल रहा है, तो ऐसा तो कुछ नहीं है, बढ़िया काम चल रहा है, कोई झगड़ा भी नहीं हुआ है यहाँ पे। तो हम तो चाहते हैं कि ये सरकारी रहे, लेकिन हमारे मौलवी साहब कहते हैं कि भाई समाजवादी पार्टी को वोट दो। तो इसका मतलब ये है कि जो उत्तर प्रदेश की जनता अपने को बहुत ही सुरक्षित महसूस करती है, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने ये विकास के काम, आपने कहा कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा आए, जबकि पहले चीफ मिनिस्टर नोएडा और ग्रेटर नहीं आते थे। वो क्यों आए? क्योंकि नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक तरह से उत्तर प्रदेश की और बहुत ही इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं ये। आप ये समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश का जितना जो पैसा आता है ना, उसका करीब 35% हिस्सा जो है ना, खाली नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, इस सब एरिया से आता है, विकास से आता है। और आपको एक चीज़ और मैं बताऊँ कि 2000 के बाद, सन 2000 के बाद नोएडा, ग्रेटर नोएडा में कोई भी बड़ी इंडस्ट्री नहीं आई। और मायावती जी ने तो ये किया कि जो इंडस्ट्रियल और इंस्टीट्यूशनल एरिया था ना, उसको सारा रेजिडेंशियल एरिया कर दिया उन्होंने। आप समझे, जो नोएडा एक्सटेंशन बनाया है, ये कायदे से वहाँ पर इंडस्ट्रियल और इंस्टीट्यूशनल एरिया था ये, ठीक है। तो इसका परिणाम ये हुआ कि उत्तर प्रदेश के जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा, जो कि इंडस्ट्रियल टाउन है, वो एक तरह से उनका विकास बिल्कुल बंद हो गया। अब योगी रीजन क्या था इसका? उसका रीजन ये था कि करप्शन। अब मान लीजिए टाटा बिरला कोई आ रहा है 10,000 रुपये मीटर, तो उसका रेट है 10,000 रुपये, मुझे ऊपर से दो, और ऊपर वाला पहले दे दो, ये 10,000 रुपये है, ये चाहे बाद में देते रहना। इसी वजह से नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पर आप समझ लीजिए करीब 30-40 हज़ार करोड़ का उनको बकाया है लोगों के पास। डॉक्टर साहब, करप्शन की जहाँ तक बात है, तो करप्शन तो आज भी नहीं कम हुआ है। आपका कहना बिल्कुल ठीक है। ऐसा है कि ऊपर के लेवल पे करप्शन को उन्होंने कंट्रोल किया है, लेकिन जो नीचे के लेवल का सवाल है वो ऐसा है कि जो करप्शन है वो लेने वाले की और देने वाले के पूल में समझ गया है। जो देने वाला है वो जब तक कुछ पैसा उसको नहीं देता, उसको चैन नहीं आता, वो सोचता मेरा काम नहीं हुआ जब तक मैं इसको पैसे ना दे दूँ। तो मेरे ख्याल से ये जो चीज़ है,
ये भी आने वाले कुछ सालों में जैसे जिस तरह से आप देखो ना, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, कंप्यूटराइजेशन हो रहा है, अब आदमी का आदमी से कांटेक्ट ही खत्म हो रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जो डिजिटलाइजेशन जब ज़्यादा हो जाएगा, और आप तो देखिए, आपका क्या मानना है कि योगी पार्ट 2 का जो कार्यकाल होगा उसमें ये पूरी तरह से मेरे डिस्प्ले को हो जाएगा? उम्मीद है, क्योंकि देखिए मोदी जी का भी ये विचार है। मोदी जी ने भी ये सोचा कि भाई, जैसे मोदी जी ने क्या चलिए, किया, मान लिया पहला है कि करप्शन, योगी पार्ट 2 के शासनकाल में करप्शन पे अंकुश लगाया जाएगा। बिल्कुल। एक आपसे सवाल है कि अभी जिस तरह से चुनाव जीतने के बाद पूरे भाजपा कार्यकर्ता में खुशी का माहौल बना, लहर बना, लेकिन जो वाइस कैप्टन थे यानी कि मौर्य साहब थे, केशव प्रसाद मौर्य जी थे, ये चुनाव हार गए। और इनके हारते ही योगी जी का स्टेटमेंट आया कि किसी भी हारे हुए प्रत्याशी को हम एमएलसी भी नहीं बनाएंगे। लेकिन बावजूद इसके उनको मंत्रिमंडल में यानी कि वाइस कैप्टन की जिम्मेदारी दी गई, उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी गई। बिल्कुल। ये क्या संकेत कर रहा है? ये इसको ये माना जाए कि योगी जी निरंकुश ना हो इसलिए उनको लगाया गया है क्योंकि वो मुखर होकर बोलते रहे योगी जी के खिलाफ, या फिर ये माना जाए कि सेंटर के जो भी हमारे आका हैं वो योगी जी को नहीं चाहते कि योगी जी उत्तर प्रदेश में निरंकुश शासन करें? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो केशव प्रसाद मौर्य जी हैं वो बहुत ही अच्छे, वो भी बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। और उन्होंने जब 2000 जो पहला वाला 2017 में हुआ था, 2014 में हुआ पार्ट था, वन की बात आप बहुत कर रहे हैं। अच्छी उनकी, और अभी भी उनकी बड़ी अच्छी भूमिका रही है। उन्होंने पूरे देखिए योगी जी ने, केशव प्रसाद मौर्य बहुत मेहनत की इस इलेक्शन में, यूपी के इलेक्शन बहुत मेहनत की। अब हो सकता है कि उसकी वजह से वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में उतना ध्यान नहीं दे पाए। तो जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं, संगठन के लोग जो बैठे हुए हैं, वो ये देखते हैं कि ये आदमी तो देखो काम करने वाला है। तो ऐसे में ऐसे देखिए, अब जैसे आपने देखा पुष्कर धामी जी को उत्तराखंड में वो इलेक्शन हार गए, लेकिन उनको सीएम बनाया, क्योंकि संगठन ने सोचा कि भी ये आदमी अच्छा, इसने बहुत अच्छा काम किया और इसको कुछ ना कुछ श्रेय तो उसको मिलना ही चाहिए। नहीं, ये भी तो कहा जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य को लाने के पहले की एक कवायद थी कि यहाँ से एक रास्ता बनाया जाए और फिर योगी मंत्रिमंडल में उनको लाया जाए। नहीं, ये तो देखिए, अब आप जब कोई भी घटना होती है तो उसमें कई तरह के विचार पैदा होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो मेरा मानना है कि जो पुष्कर धामी जी से मैं कई बार मिला हूँ, बहुत ही अच्छे और बहुत ही कुशल वो भी प्रशासक हैं, और केशव प्रसाद मौर्य जी से मेरी कई बार मुलाकात हुई है। बहुत ही अच्छे आदमी है, बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत ज़्यादा। तो संगठन ये देखता है कि भाई ये हार गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई इन्होंने काम नहीं किया। देखिए चुनाव में एक आदमी जीतता है, एक आदमी हारता है, तो ये जरूरी नहीं है कि अच्छा आदमी हर बार जीत जाए। अच्छा आदमी होता है कभी ना कभी, किसी ना किसी वजह से, बहुत सारे कारण होते हैं। देखिए खाली यही कारण नहीं होता, एक कारण हमें दिखाई देता है कि हार गया, हार के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, जब आप लोकतंत्र में जाते हैं और जब आप जनता के बीच जाते हैं तो उसमें निश्चित तौर पे हार जीत ही माने रखता है, और उसी के आधार पर मंत्रिमंडल डिसाइड होता है और उसी के आधार पर आदमी गवर्नेंस देता है। तो क्या जिन लोगों ने उप मुख्यमंत्री को हराया है, क्या उनके मन में ये खटक नहीं होगी कि हमारा हारे, और जिस प्रत्याशी को हम हरा रहे हैं वो प्रत्याशी फिर अपने पद पे जा रहा है, तो ये फिर कैसा है? इसको आप स्वीकार मानते हैं? किस तरह ऐसा होता है, बताऊं, जो हार जीत जो है ना, वो एक कैंडिडेट के लिए होती है, पूरी पार्टी की होती है। अगर पार्टी ने जीती है और पार्टी को वहाँ पे सरकार बनाने का मौका मिलता है, तो ये पार्टी के जो सदस्य हैं सारे, भाई मंत्रिमंडल कौन बनाता है, चीफ मिनिस्टर कौन बनाता है? जो विधायक चुन के आते हैं। तो जो विधायक चुन के आए उन्होंने बनाया एक, फिर एक आपका और पूरा पार्टी है, तो सारी पार्टी बैठती है और वो सोच विचार करती है कि जो हमारी जीती है वो हमारी जीत किस वजह से हुई है। तो बहुत सारी चीज़ें उस समय ध्यान में रखी जाती हैं। खाली एक पार्टी का कैंडिडेट हार गया, बहुत अच्छा कैंडिडेट है वो। अब आप देखो ना, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी हार गई थी, वो चीफ मिनिस्टर बन गई। नहीं, अगर ममता बनर्जी की हम तुलना करें और बीजेपी से करें तो फिर एक ऑर्गेनाइज संगठन और एक पारिवारिक संगठन, डायनेस्टी, उसमें फिर तो वही हो जाएगी जो ममता बनर्जी कर रही है। नहीं, वो एक अलग चीज़ है कि भाई वो उस पार्टी की मुखिया है, लेकिन हमेशा ऐसे आपको बहुत सारे इंस्टेंसेस मिलेंगे कि जब जो भी मंत्रिमंडल बनता है, बहुत से आप देखो मंत्री, आप देखो, आप अगर देखें लोकसभा में कितने सारे मंत्री हैं जो कि इलेक्शन ही नहीं लड़े हैं,
वो तो राज्यसभा से हैं, फिर भी मंत्री बन गए। बहुत से एमएलसी मंत्री बन जाते हैं। आप कहोगे भी, लोग कहेंगे तो इलेक्शन नहीं लड़ा, तो ये कैसे मंत्री बन गया। तो इसलिए खाली यही नहीं कि भैया इलेक्शन जीता है। अब आप देखो कैसे कई सारे ब्यूरोक्रेट्स को ये मोदी जी के मंत्रिमंडल में कई सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो तो कभी इलेक्शन नहीं खैर लड़े। उसकी एक प्रक्रिया है जो लंबी प्रक्रिया हो जाएगी, उसको ना लेके मैं आज एक सवाल फिर आपका जवाब चाहूंगा कि आज का जो कैबिनेट का जो गठन हुआ है, जो मंत्रिमंडल बनी है, योगी जी को छोड़ के 52 लोगों ने, यानी कि ब्रजेश पाठक को और केशव प्रसाद मौर्य को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, और इसके अलावा 50 और मंत्री बने, जिसमें कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री बने हैं। एक चीज डॉक्टर साहब मैं इसमें जानना चाहूंगा कि इसमें जो सहभागिता जो दी गई है लोगों की, इसमें आप ये देखिए, ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, मौर्य हैं, कुर्मी हैं, यादव हैं, बनिया हैं, प्रजापति हैं, कायस्थ हैं, खटीक है, गणेरिया है, निषाद है, जाट है, वाल्मीकि हैं, लेकिन कोई मुस्लिम इस समारोह में या इस पार्टी में नहीं आया है। इसका क्या, ये कोई मैसेज नहीं जा रहा है, गलत मैसेज नहीं जा रहा है? देखिए ऐसा है, मैं आपको बताऊं, जिस समय पार्टी टिकट बांटती है उस समय ये देखा जाता है कि कौन सा कैंडिडेट हमारा विजय प्राप्त कर सकता है। अब मैं आपको, ये मेरा अपना मत है, इसलिए इसको मैं ये नहीं कह रहा कि, लेकिन मतलब पार्टी किसी पार्टी विचार से आप नहीं जोड़ रहे? पार्टी विचार, ये जो मेरा मत है मैं आपको बताऊं क्या है। मैं बताऊं आपको कि जो मुस्लिम है उनमें एक एंटी बीजेपी, एंटी जनसन बड़ी भावना भरी जाती है। तो उसका क्या होता है कि मान लीजिए बीजेपी ने अगर किसी मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा कर दिया, नंबर 1, तो एक तो उसको कोई भी मुस्लिम वोट नहीं देगा। जो मुस्लिम है ना, उसने देखा कि अगर ये बीजेपी का कैंडिडेट है तो शायद उसके परिवार वाले भी ना वोट दें उसको, मतलब अपनी ही जाति में अछूता हो जाएगा। हाँ। अच्छा, दूसरा क्या है कि हिंदू समाज नाराज हो जाता है कि इसने यार मुस्लिम को वोट दे दी, तो हिंदू समाज वैसे नहीं वोटता, उसकी जमात जब्त हो जाती है। ठीक है, तो मेरा ये कहने का मतलब है कि इसमें मुस्लिम समाज को सोचना चाहिए, उनको ये सोचना चाहिए कि भाई बीजेपी को क्यों नहीं वोट देते हैं। अरे ये बताइए, बीजेपी के शासनकाल में चाहे मोदी जी का हो चाहे कोई भी हो, आप मोदी जी के शासनकाल में ज़्यादा मुस्लिम छात्राओं और छात्रों को स्कॉलरशिप मिलती है, ज़्यादा मुस्लिम महिलाओं को वो पैसे भी दे रहे हैं मोदी जी, ज़्यादा उनको सुविधाएं हैं, कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। तो मेरा कहने का सवाल है कि मुस्लिमों को सोचना चाहिए कि वो बीजेपी को वोट क्यों नहीं देते हैं। क्या ये एंटी हिंदू मानसिकता है क्या? इसके कारण है? उसका जो मेन कारण है मैं आपको बताऊं, ये मेरा अपना विचार है। देखिए, उसका जो मेन कारण जो मैंने समझा है वो ये है कि जो मुस्लिम समाज में कुछ ऐसे तत्व हैं जो पूरे भारतवर्ष का मुस्लिमीकरण, इस्लामीकरण करना चाहते हैं, गजवा हिंद करना चाहते हैं। आप समझते हैं, इसके लिए वो लोगों को तरह तरह से बहकाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, सुल्तानपुर में मौलवी साहब कह रहे हैं कि साहब, वो लोग कहते हैं हम बीच नहीं, तुम उसको वोट दोगे, वहाँ पे उनकी तानाशाही चलती है। ठीक है, तो वो जो एक भावना है। अच्छा, जो बीजेपी है, देखिए बीजेपी क्या करती है, बीजेपी का मानना है तुष्टिकरण की नीति पर नहीं चल रही है। बीजेपी का जो मानना है कि समाज के हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले, जितना अधिकार हिंदू है उतना ही अधिकार मुस्लिम को मिले भाई, ना ज्यादा मिले ना कम मिले। जो नियम कानून हिंदू के लिए बनाए गए हैं वही मुस्लिम के बनाए जाए। यानी आप एक देश एक कानून की बात कर रहे हैं। अरे भाई, बीजेपी यही कहती है कि आप अगर मुस्लिमों का तुष्टीकरण करने की वजह से आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को बाहर निकाल दिया गया, वो मुस्लिम तुष्टीकरण की ही नीति का नतीजा है। जवाहरलाल नेहरू ने अगर वो ना किया होता तो आज ये हालात नहीं होती कश्मीर की। अच्छा, यूपी पे हम कंसंट्रेट करते हैं। योगी जी का राज तिलक तो आज हो गया, मंत्रिमंडल भी गठन हो गया और योगी पार्ट 2 का कार्यकाल भी शुरू हो चुका था, डिसकंटिन्यू नहीं हुआ था अभी, और जोर शोर से काम चलेगा। लेकिन डॉक्टर साहब, इसमें एक सवाल जो प्रमुख हो रहा है कि आज का समारोह जिस तरह से भव्यता बाना और जिस तरह से वहाँ लोगों की उपस्थिति हुई, सेंटर से लेके और पूरे बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री वहाँ पे गए, इसको लेके क्या लग रहा है कि ये आगे आने वाली चुनाव को देखा जा रहा है, 2024 के चुनाव को देखा जा रहा है? क्योंकि आज जो स्थितियां बनी हैं वो यही दिखा, कार्यकर्ता
वर्ग से लेके और मुख्यमंत्री तक यानी कि पीएम तक की जो बैठक थी, ये अपने आप में अनूठा था आज का। तो इससे क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही संगठित पार्टी है। और ये तो आपने देखा होगा, आज जो बीजेपी में मोदी जी के नेतृत्व में, आपने एक बात देखी होगी कि मोदी जी जो है प्लानिंग बहुत पहले शुरू कर देते हैं। जब 2019 का इलेक्शन खत्म हुआ था, तभी मोदी जी ने 2024 के लिए काम करना शुरू कर दिया। और आप देखेंगे 2024 तक जो मोदी जी ने बहुत सारी बातें कही है ना, आपको सच हो जाएंगी। जैसे जो महंगाई है, महंगाई पे देखने आप अभी कंट्रोल में आ जाएगा। महंगाई कंट्रोल में क्यों आएगी? क्योंकि हमारा सबसे बड़ा कारण जो महंगाई का है वो है तेल, ऑयल, सबसे बड़ा कारण है। तेल हम बाहर से लेते हैं, करीब 8-9 लाख करोड़ रुपए का तेल हम इम्पोर्ट करते हैं। अगले 2-3 सालों में आप देखेंगे कि तेल की जो हमारी निर्भरता है बहुत कम हो जाएगी कार्यों में, ठीक है। और इसी तरह से जो योगी जी को जो काम करने जा रहे हैं, वो कहते थे किसानों की आय दुगनी होगी, वो भी होगी। वो तो जो किसान कानून बिल लाए थे वो किसी तरह से ख़त्म हो गए, लेकिन उनमें बहुत अच्छी चीज़ें थी। अच्छा, आपकी नज़रों में पार्ट 2 में क्या क्या काम प्रमुखता से की जाएगी यूपी में ना? जी, देखो, यूपी में पार्ट 2 में एक सबसे पहला काम जो योगी जी का रहेगा, एक तो जो सुरक्षा वाला जो काम है उसको और मजबूत सुदृढ़ किया जाए। और दूसरा जो है विकास का काम, जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेस भी या पूरे उत्तर प्रदेश में विकास का कनेक्टिविटी तेजी से किया जाए। देखिए, किसी भी प्रदेश हो चाहे देश हो, उसका विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वहाँ पर कोई उद्योग नहीं होगा। वहाँ पर ना कैसे होगा काम? जब तक बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगेंगी, फिर उनके साथ में छोटी छोटी इंडस्ट्री भी योगी जी ये भी कर रहे हैं कि गांव के आसपास छोटी छोटी इंडस्ट्री भी लग रही है। MSME जो छोटी छोटी, उनको भी प्रोत्साहन मिल रहा है। तो इससे क्या होगा कि जितना ये विकास होगा उससे जॉब मिलेंगे आपको, ये एक बहुत बड़ा। और तीसरा एक योगी जी का इसमें रहेगा किसानों का, कि कैसे किसानों को अपनी उपज की उचित आय मिले, इस पे भी योगी जी काम करेंगे इस शासन। और चौथा जो आपने करप्शन की बात कही ना, उस पे भी, करप्शन पे भी, जो मुझे लगता है कि अगले 5 सालों में जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन हो रहा है, पैसा डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है। आपने कहा बहुत सारी जगह नोएडा अथॉरिटी में आप देखेंगे कि आपको मकान का कुछ भी कराना हो, ट्रांसफ़र कराना हो, रजिस्ट्री कराना हो, तो आपको अब उसके किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपको नेट पे पोर्टल पे सारा डिटेल डालना होता है, वहाँ जाके। और अब उसमें वो और कुछ थोड़ा सा कर देंगे, भाई टाइम बाउंड कर देंगे, भाई इसको हमने भेज दिया, तुम इसको एक। तो आप इस बात के लिए आसानित है कि एजुकेशन में भी सुधार होगा, गांव में कनेक्टिविटी अच्छी रहेगी और किसानों के लिए भी काम होगा, और वो रास्ता सीधे सेंटर के लिए भी जाएगा। भैया, एक आखिरी सवाल आपसे है। जैसा कि आप भी सुनते होंगे और हम भी कई जगह घूमे हैं यूपी में चुनाव के समय भी, तो उसमें कार्यकर्ताओं की एक खासा शिकायत रहती है सेंट्रल नेतृत्व से या स्टेट नेतृत्व से, कि हम जब भी काम करते हैं, हम अगर कार्यकर्ता हैं तो हम अगर काम कर रहे हैं तो हमारे लिए पार्टी क्या सोचती है, क्योंकि हमारा जो कद है वो थाने तक भी नहीं हो पाता। थानेदार को अगर हम अपने किसी वोटर को लेके जाते हैं तो कहते हैं कि नहीं जी, आप योगी जी से फ़ोन करा दो। कहीं और कोई काम होता है, वहाँ हम अगर सिफारिश करते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं जी, आप किसी मंत्री से फ़ोन करा दो। तो ये जो एक परंपरा आ गई है, तो कार्यकर्ता अपने को बिल्कुल एकदम निराश समझ रहे हैं। जब हमारी कोई वैल्यू नहीं है तो हम क्यों काम करें? और उसका असर देखने को मिला इस बार। कई सीटें हैं, बलिया में है, गाजीपुर में है, और भी जो इलाके में है, इसका असर देखने को मिला है कि आपस में ही लोग एक दूसरे को काटते रहे। आपका कहना बिल्कुल ठीक है। मैं आपको इसका बताता हूँ ऐसा क्या होगा। देखिए, जो भी हमारे कार्यकर्ता है, तो उस कार्यकर्ता को देखने वाले कोई बीजेपी के और भी संगठन के लोग हैं। मेनली बीजेपी का जो MLA है उस एरिए का, उसका सारा दायित्व है। तो अनफॉर्चुनेटली जो काफ़ी सारे MLA जो है ना, वो किस काम में लग जाते हैं कि हमें इसका टेंडर मिल जाए, इसमें हमें कमीशन मिल जाए। ज़्यादातर MLA ये वाला काम करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जनरल पब्लिक को इग्नोर करते हैं। अब देखिए, हमारे पास तो कोई ना, हम तो MLA ना कुछ, मैं नोएडा में रहता हूँ। अब कितने सारे लोग हमारे पास आते हैं, अब हम उनका किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर उसका जायज़ काम है वो कर देता है। अब हम किसी को, वो कोई हमें से भी ये टेंडर, हम कैसे टेंडर दिलवा देंगे? तो आज की जगह में बहुत से कार्यकर्ता इस चक्कर में भी रहते हैं। हमारे पास भी आते हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता आते हैं,
अरे तो सर ये वाला है, मुझे टेंडर दिलवा दो, अरे ये वाला मुझे करा दो। मैंने भैया ये हम काम नहीं करा पाएंगे, तुम्हारा कोई जेन्युइन काम हो तो ये सबसे बड़ी बात है बता रहा हूँ आपको कि अगर हमारे जो विधायक है ना, इसीलिए देखिए काफ़ी सारे विधायकों को इन्होंने चेंज किया, काफ़ी सारे को नहीं कर पाए किसी वजह से। इसी तरह से इन्होंने इतने सारे मंत्रियों को बदला है कि ये जो दायित्व है वो सबसे पहले विधायक का दायित्व है कि विधायक को देखे, विधायक बैठे भी, कोई आदमी आ रहा है उसकी समस्या सुने, उसको बताए। जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो जनरल लोग आते हैं उसमें से 80% लोगों की समस्याएं बहुत छोटी सी होती हैं। अगर आपने संबंधित अधिकारी को फ़ोन करके उससे रिक्वेस्ट कर ली तो वो काम कर देता है, ऐसा नहीं है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि योगी राज में एक आम आदमी बजाय किसी का हेल्प लिए सीधे पहुंचने की कोशिश करे और वो निश्चित तौर पर वो अफसर काम करेंगे। नहीं, सीधे नहीं, एमएलए के पास जाए। देखिए सीधे अफसर के पास जाए, अफसर तो अफसर है ना, अफसर कहाँ सुनता है। अफसर के पास तो हम लोग फ़ोन करते हैं, उसको बताते हैं, तब उससे अपॉइंटमेंट मिलता है। अफसर से मिलना बड़ा मुश्किल है, और किलर से मिल गया वो तो आपको बिल्कुल ही पता है ना आपको, वो तो ये करने लगता है। अपने विधायक से मिले आदमी ना, और विधायक को चाहिए कि वो लोगों से मिले, ये मेरा कहने का मतलब है। अब जैसे मैंने बताया, मैं बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, मैं बीपी हाउस में हमारा ऑफिस, वहाँ भी आते हैं, हमारे घर पे भी आ जाते हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है उनकी। हम कहते हैं भाई ठीक है, हम कोशिश कर लेते हैं। मैंने कई बार डीएम को भी फ़ोन किया, बोला अरे ठीक है कोई नहीं है, तो आप ऐसे ऐसे करके उसको इतने समय भेज दो, तो उसका काम हो गया। छोटी छोटी चीज़ें। तो चलिए, जिस तरह से आज योगी जी का राज तिलक हुआ है, सारे कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं, वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे हैं, उनको देख के यही कहा जा सकता है कि कार्यकर्ताओं की जो एक दूरी थी वो कम हुई है। क्योंकि कार्यकर्ता, मंत्रियों का भी ये कहना है कि कार्यकर्ता विचारधारा से बनते हैं, लोग हमसे विचारधारा से जुड़ते हैं, न कि कार्यकर्ता को हम हेल्प करेंगे तब वो हमारे साथ जुड़ेंगे। इसी के साथ फिर अगले वीडियो में हम फिर आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।